विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी श्रोताओं को अमरकांत और मनीषा जैन का नमस्कार। सरल और सहज अभिनय करने वाली अभिनेत्री विद्या सिन्हा। पर्दे पर विद्या सिन्हा को उनके चाहने वाले देखते थे तो यूं महसूस करते थे कि कहीं हमारे आसपास की कोई किरदार है जो इस समय पर्दे पर नजर आ रही है। इतनी सरल, इतनी सहज। उनका मुझे ऐसा लगता है मेकअप वगैरह भी इतना सादा होता था जी। कि कभी भी ऐसा बहुत अलग सा नहीं लगा उनका चरित्र। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमर जी। विद्या सिन्हा हमेशा वो कहते हैं ना कि फ्लोरल प्रिंट की शिफॉन की साड़ियों में दिखने वाली एक अर्बन लेडी, यानी शहरी वो युवती जो कामकाजी है, जो कभी बस स्टॉप पर खड़ी होकर के बस का इंतजार कर रही है, कभी ट्रेन में चढ़ रही है, कभी हमारे आपकी तरह संघर्ष करती एक आम नागरिक लगती थी। और शायद यही वजह है कि उन्होंने बहुत से श्रोताओं का, बहुत से दर्शकों का दिल जीता। एक बड़ा संयोग है कि 1947 जिस वर्ष हमारा देश आजाद हुआ था, उसी वर्ष 15 नवंबर को वो जन्मी और जिस वर्ष उनका निधन हुआ तब तारीख 15 थी, महीना अगस्त का। विद्या सिन्हा जी हमें याद आती हैं रजनीगंधा फूल तुम्हारे गुनगुनाती हुई। तो कभी छोटी सी बात में न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, उन पर फिल्माया गया वो गाना याद आता है। पति पत्नी और वो में वो संजीव कुमार के साथ अभिनय करती दिखती हैं। अपने समय के लगभग सभी बड़े कलाकारों के साथ उन्होंने अभिनय किया। राजेश खन्ना के साथ फिल्म कर्म में, और मुक्ति फिल्म आपको याद होगी, संजीव कुमार हों, शशि कपूर हों, सभी के साथ बहुत ही सहज रूप से उन्होंने काम किया और लोगों ने उसी सहजता से उनको अपने दिल में बसा लिया। बिल्कुल। श्रोताओं, विद्या सिन्हा हमारे बीच से चली गईं, इस दुनिया से चली गईं, लेकिन उनकी आवाज हमारे पास यानी विविध भारती के पास मौजूद है एक रिकॉर्डिंग के रूप में। और आज हम अपने श्रोताओं को विद्या सिन्हा जी की वही सरल, सहज और मीठी सी आवाज सुनवाना चाहते हैं। तो आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस खास रिकॉर्डिंग के साथ। विद्या की नमस्ते। मैं आज पहली बार आप लोगों के सामने आई हूँ। दिल तो बहुत चाहता था कि आप लोगों के बीच में बैठूं, कुछ आपकी बातें सुनूं, कुछ अपनी बातें सुनाऊं, लेकिन क्या करें, ऐसा हो तो नहीं सकता। कोई बात नहीं, आज आप मेरी बातें सुनिए। कहाँ से शुरू करें? अच्छा, ऐसा करते हैं, आप लोग रजनीगंधा का ये गाना सुनिए और जब तक मैं कुछ सोचती हूँ। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने। कितना सुख है बंधन में, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा कैरियर कैसे शुरू हुआ। कहते हैं फिल्मों में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ।
क्योंकि हमारे फैमिली फ्रेंड थे मिस्टर टी.एम. बिहारी। जब उन्होंने अपनी फिल्म स्टार्ट की राजा काका, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे साइन किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे फिल्म में काम करने का बड़ा शौक है। बस यूं ही मेरी पहली फिल्म स्टार्ट हुई। लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं होता है, उसके बाद भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे मैंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली थी, और जो कुछ मैंने सीखा फिल्म के दौरान सीखा। जैसे फिल्म बनती गई मैं सीखती गई, और वैसे मैं बहुत लकी रही, क्योंकि जिन जिन डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया वो सब बहुत अच्छे लोग थे और उन्होंने काफी मेहनत की मुझ पर। मेरी सबसे पहली फिल्म थी राजा काका, लेकिन दुख की बात यह है कि वो फिल्म चली नहीं और न किसी ने मुझे पहचाना। लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। फिर मेरी पहचान बासु चटर्जी से हुई। उन्होंने मुझे अपनी फिल्म रजनीगंधा के लिए साइन किया। आपको तो पता है रजनीगंधा चली और मैं भी चल पड़ी। जब रजनीगंधा हिट हुई तो मुझे बहुत सी फिल्में मिलने लगी, लेकिन मिस्टर बी.आर. चोपड़ा ने जब मुझे साइन किया तो मेरे कैरियर में काफी फर्क पड़ा, क्योंकि मैं बड़े बड़े बैनर्स में काम करने लगी, बड़े बड़े हीरोज के साथ मुझे लिया गया। और मैं मानती हूँ कि चोपड़ा जी के साइन करने के बाद मुझे लगता है जो कुछ मैं आज हूँ उनकी वजह से और बासुदा की वजह से हूँ। चलिए आप लोगों को मैं इन दोनों की बनाई हुई फिल्म छोटी सी बात का गाना सुनाती हूँ। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन हाँ जाने मन। दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी दिन को जरा ढलने दे। तोड़ दे दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी दिन को जरा ढलने दे। यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन। छोटी सी बात में मैंने एक बहुत बड़े कलाकार के साथ काम किया, और वो हैं अशोक कुमार जी, यानी हमारे दादा मुनि। उनके साथ काम करते बड़ा मजा आता था। वो हम लोगों को इतना हंसाते थे कि बस कभी लगता ही नहीं था कि हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, और आज भी वो वैसे ही हैं। उनके साथ मैं एक और फिल्म कर रही हूँ और दिल करता है बस उनके साथ फिल्म करती ही रहूं। चलिए इस बात पर आपको मेरी फिल्म मेरा जीवन का एक गाना सुनाती हूँ। मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। अपनों के होते हुए तन में बसी तन्हाई। हाँ
खुशियों को रोते रोते दुनिया में अब तो मेरा जी घबराया। मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। बचपन में मुझे घूमने फिरने का शौक नहीं था, लेकिन जब से मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की है मुझे इतना ही घूमना पड़ता है, आउटडोर जाना पड़ता है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर मैंने फिल्म इंडस्ट्री नहीं ज्वाइन की होती तो मैं कितना कुछ मिस करती, कितना कुछ देखने के लिए है। और जब हम आउटडोर जाते हैं नए नए लोगों से मिलते हैं, और आजकल तो मुझे ये सब बहुत अच्छा लगने लगा है क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से मिली हूँ, काफ़ी दोस्त बन चुके हैं और काफ़ी जगह देखने को मिलती है और इससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। अब मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने आपसे कहा मैंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन बचपन में मैं वहीदा रहमान, माला सिन्हा, वैजयंती माला, मीना कुमारी, इनकी बहुत सी फिल्में देखती थी और आज भी देखती हूँ। बस इनको देखकर मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी और काफ़ी कुछ सीखा भी। जब मैं रजनीगंधा में काम कर रही थी तो उसमें सब नए कलाकार थे जैसे मैं थी। वहाँ मैं कभी नर्वस नहीं हुई, लेकिन जब मुक्ति शुरू हुई तो सच मानिए मैं बहुत डर गई क्योंकि मेरे ऑपोजिट दो बड़े कलाकार थे, शशि कपूर और संजीव कुमार। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो मुझसे बड़े हैं, बड़े कलाकार हैं और मैं नहीं हूँ। उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया मेरे साथ और मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम करते वक्त। और उस फिल्म के डायरेक्टर हैं राज तिलक, उन्होंने भी मुझ पर काफ़ी मेहनत की। चलिए मैं आपको फिल्म मुक्ति का एक गाना सुनाती हूँ। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे। कहीं फूलों के मौसम में कभी हम तुम भी मिलते थे। पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। और अब हमारी विविधा का दूसरा पड़ाव आ चुका। अब यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं मनीषा जी? एक ऐसे निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक, अभिनेता जिनको हमारे श्रोता जानते हैं, एक ऐसे रोल के जरिए जो बहुत सख्त पति का रोल उन्होंने किया था। हमारे श्रोता याद करें जरा फिल्म गाइड, जिसमें वहीदा रहमान के हस्बैंड बने थे, वो मार्कोस की भूमिका की थी। और उस किरदार को तो आप नहीं भूले होंगे, लेकिन इसके अलावा किशोर साहू जी एक बहुत ही सुलझे हुए निर्माता निर्देशक के रूप में उन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई, निर्देशित की और इसीलिए वो याद किए जाते हैं। और अभिनय भी उन्होंने बहुत सी फिल्मों में किया। जी जी, हमें याद आती है एक फिल्म जो उन्होंने अपनी बेटी को, नैना साहू को लॉन्च करने के लिए बनाई थी। फिल्म थी हरे कांच की चूड़ियां। और किशोर साहू साहब 22 अगस्त 1980 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और आज हम उन्हें विविधा में याद कर रहे हैं। श्रोताओं, किशोर साहू साहब के बारे में कुछ बातें हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि वे छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से उनका रिश्ता था, वहीं वो जन्मे थे। छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा भी कहा जाता है, वहां से निकलकर मुंबई और मुंबई में आने के बाद भारतीय संस्कृति और भारत की जो एक परंपराएं रही हैं उनको लेकर फिल्में बनाने वाले इस कलाकार का निधन थाईलैंड के बैंकॉक शहर में हुआ। जी हाँ, किशोर साहू साहब ने जो सबसे पहली फिल्म की थी उसका नाम था जीवन प्रभात।
उसमें वो अभिनेता के रूप में दर्शकों के सामने आए और उसके बाद बहू रानी, कुंवारा बाप, राजा, शरारत इंसान और सिंदूर, इस तरह की बहुत सारी फिल्में करते करते 1951 में एक फिल्म उन्होंने की थी, काली घटा। और काली घटा में उनकी जो अभिनेत्री थी वे थी बीना रॉय। बीना रॉय एक बहुत खूबसूरत अभिनेत्री जिन्हें हम ताजमहल की मुमताज या अनारकली के रूप में जानते हैं। श्रोताओ, हम आपसे काली घटा फिल्म का जिक्र कर रहे थे। उसमें किशोर साहू साहब के साथ बीना रॉय जी का ये जो अभिनय है वो सबको बहुत पसंद आया और उस फिल्म में एक बहुत मीठा गीत है अमर जी, जो हम चाहेंगे कि इस समय हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं, जो किशोर साहू और बीना जी पर फिल्माया गया है। जी। काली घटा घिर आई रे, काली घटा घिर आई रे, काली घटा घिर आई रे। सजना हो मधुर मिलन है, ओ मधुर मिलन है, सजना हो मधुर मिलन है। तेरे ना तेरे ना तेरे तेरे ना तेरे ना तेरे तेरे ना, ओ तेरे ना तेरे ना तेरे तेरे ना तेरे ना तेरे तेरे ना, ओ मधुर मिलन है, सजना हो ये गीत बहुत ही मधुर गीत रहा। और इसके बाद मैं मनीषा जी आपको सुनाता हूँ एक छोटी सी बातचीत जी। किशोर साहू जी से जो बातचीत की निशा पमनानी ने। जी हाँ। भले छोटी सही लेकिन हमारे श्रोताओं के लिए बड़ी नायाब रिकॉर्डिंग है। जी हाँ, और ये नायाब रिकॉर्डिंग हम आपके लिए ढूंढ कर लाते हैं और हर हफ्ते हमारी ये कोशिश होती है कि कुछ खास रिकॉर्डिंग। तो आइए सुनते हैं प्रतिभाशाली निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, पटकथा लेखक किशोर साहू से इस बातचीत को। किशोर साहू साहब, आपने फिल्मी जिंदगी किस तरह शुरू की? सन 1939 में मैंने फिल्म जीवन प्रभात में एक कलाकार की हैसियत से प्रवेश किया। अच्छा। वैसे कॉलेज के दिनों से ही लिखने का शौक था जी। फिल्म लाइन में आने के बाद फिल्मी लेखन की तरफ कुछ झुकाव हुआ और आगे चलकर तो अपनी बहुत सी फिल्मों की कहानियां, संवाद आदि मैंने खुद ही लिखे। अच्छा। अब फिर आपका रुझान डायरेक्शन की तरफ कैसे हुआ? फिल्म डायरेक्शन पटकथा लेखन से कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर आदमी खुद ही लेखक और निर्देशक हो तो वो अपनी भावनाओं का चित्रण ज्यादा अच्छी तरह कर सकता है। जी हाँ। निर्देशक की हैसियत से आपकी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? कुंवारा बाप। अच्छा। फिर राजा। अच्छा। राजा की पटकथा लिखी भी मैंने ही थी और इसका नायक भी मैं ही था। किशोर साहू साहब, आपने खुद भी बहुत सी फिल्मों का निर्देशन किया है जी, और दूसरों के निर्देशन में भी काम किया है। जी हाँ। तो आप फिर ये बताइए कि दूसरों के डायरेक्शन में काम करते समय आप कैसा महसूस करते हैं? महसूस, सच बात तो ये है कि मैं उस समय बेफिक्री और हल्कापन महसूस करता हूँ। अच्छा। क्योंकि उस समय मैं केवल एक कलाकार होता हूँ और मैं समझता हूँ कि कलाकार का कर्तव्य है कि अपने निर्देशक के कहे अनुसार अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करे। हाँ। बस। दूसरी तरफ जब मैं निर्देशन भी खुद ही करता हूँ तब एक साथ कई तरफ ध्यान देना पड़ता है। डायरेक्शन है, डायलॉग है, लाइटिंग है, सेटिंग है, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा। साहू साहब, फिल्मी काम को आप क्या समझते हैं, कला या व्यापार?
मेरी दृष्टि में तो फिल्मी काम कला भी है, व्यापार भी और विज्ञान भी। अच्छा। वैसे आप इसको कमर्शियल आर्ट कह सकती हैं। अच्छा, फिल्म निर्माता का समाज के प्रति आपके अनुसार क्या कर्तव्य है? इस विषय में अपने अपने दृष्टिकोण हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि फिल्म निर्माता को समाज सुधारक होना चाहिए। जी हाँ। ऐसी ऐसी फिल्में बनानी चाहिए जिनसे देश की कुछ सेवा हो सके। लेकिन मेरा विचार है कि आजकल का इंसान जी। क्योंकि अपनी आर्थिक भागदौड़ की वजह से थका हारा रहता है, इसलिए अगर हम कुछ समय के लिए उसका मनोरंजन कर सकें और कुछ देर के लिए उसका दुख दर्द बुला सकें तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। अच्छा, फिल्मी काम के अलावा और किस तरह आप अपने को व्यस्त रखते हैं? शायद आप जानती होंगी कि साहित्यिक कहानियां भी मैं लिखता हूँ। जी हाँ। इसके अलावा चित्रकारी का शौक है। अच्छा। फोटोग्राफी का है। अच्छा किशोर साहू साहब, जी। यदि एक निर्देशक स्वयं निर्माता, कहानी लेखक और एक्टर हो तो क्या फिल्म ज्यादा सफल हो सकती है? ये बहुत जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति ये चारों काम स्वयं निभा सके। जी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन चारों कामों में प्रवीण हो जी। तो मैं समझता हूँ कि उसकी कृतियाँ ज्यादा सफल और उत्तम बन सकती हैं। क्या आप ये चारों काम खुद करना पसंद करते हैं साहू साहब? जी हाँ, मैं तो ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि जब मैं लिखता हूँ तो पहले से मैं जानता हूँ कि इस कहानी का निर्देशन मुझे ही करना है। जी हाँ। और निर्देशन के समय मैं जानता हूँ कि लेखक क्या चाहता है। जी। इसी वजह से कहानी और निर्देशन में ज्यादा जान आ जाती है। अच्छा साहू साहब जी, ऐसी कोई रोचक घटना आप बताना पसंद करेंगे जिसको सुनकर विविध भारती के सुनने वाले हंस दें? एक बार हम लोग आउटडोर शूटिंग के लिए तराई के जंगल पर गए हुए थे। अच्छा। शेर का शॉट लेना चाहते थे, लेकिन शेर बराबर कैमरे के सामने नहीं निकल पाया। अच्छा। कई बार हांके किए। हाँ। और कैमरे पेड़ पर चढ़ाए गए। एक बार जब हांका हो रहा था तो अचानक शेर निकला। अच्छा। लेकिन पिछली तरह ही वो भी कतरा कर अंधेरे अंधेरे में छाया में घूमता हुआ और जाने लगा। कैमरामैन अंदर थामा, बहुत एक्साइटेड होकर चट से कैमरा लिए नीचे उतर पड़ा और उसका पीछा करने लगा। हाँ। ताकि वो जरा धूप में आए। हाँ। और उसको शॉट मिल जाए। हाँ। जब वो नहीं आया तो मुझे चिल्ला के कहने लगा, देखिए साहब ये क्या हो रहा है, कैमरा इसको बुलाइए, शेर को जरा इस तरह तो बुलाइए, मैं कैसे लूं शॉट? फिर क्या हुआ? तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, जानते हो अंदर क्या होगा, अगर शेर ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें लेके चला जाएगा। हाँ। किशोर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विविध भारती की तरफ से भी और विविध भारती के सुनने वालों की तरफ से भी। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्ते। अमर जी, फिल्म एक इतना बड़ा कैनवास है जिसमें अभिनय, संगीत, गीत और अभिनेता, अभिनेत्रियां, नायक नायिकाएं खास तौर पर होते हैं, जिसकी वजह से ये पूरी एक फिल्म बनती है और उसके जो खेवनहार होते हैं वो निर्माता निर्देशक होते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इन अभिनेता अभिनेत्रियों के खास तौर पर हीरो हीरोइन के अलावा बहुत से ऐसे कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, बहुत से ऐसे चरित्र निभाने वाले अभिनेता अभिनेत्रियां होते हैं जिनकी वजह से ये फिल्म गुलजार हो जाती है। और ऐसे कई चरित्र अभिनेता अभिनेत्री हैं, हम उन्हें देखते हैं और खुश हो जाते हैं कई बार, और कई बार उनके रोल्स को देख के हमारी आंखें नम हो जाती हैं। आपको कोई ऐसी एक्ट्रेस याद आ रही हैं जिनको देखकर आपको हंसी भी आई हो, जिन्होंने बहुत सख्त सास का तो कभी बड़ी मतलब चुगली करती हुई पड़ोसन का किरदार निभाया हो? अरे ऐसे कैसे याद नहीं आएंगे मनीषा जी, ऐसी कितने ही अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं जिनकी अपनी एक स्टाइल हुआ करती थी। अगर उनका नाम टाइटल में पर्दे पर दर्शक देख लेना तो इंतजार करते थे कि उनका सीन कब आएगा। बिल्कुल, और ऐसी ही एक अभिनेत्री है जिनका नाम है मनोरमा, जो अपनी डायलॉग से ज्यादा अपनी आंखों से अभिनय करती थीं। आपको याद होंगी वो गोरी सी खूबसूरत सी आंखें नचा के डायलॉग बोलने वाली मनोरमा जी, जिन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। श्रोताओ, इनका मूल नाम था आयरीन आइजैक डेनियल्स। इनकी जो माँ थी ना, वे आयरिश थी और पिता थे भारतीय, तो दोनों का सम्मिश्रण बहुत सुंदर, बहुत जिंदा दिल अभिनय करने वाली अभिनेत्री मनोरमा जी। और इनसे इनकी बहुएं बड़ी डरती थी फिल्मों में। और वैसे इन्होंने जब वो छोटी सी थी तब 1941 में फिल्म खजांची में एक चाइल्ड आर्टिस्ट की भूमिका की थी, और उसके बाद वे जब सक्सेसफुल हुई, जब वे आगे सफल हुई, तब बहुत हाईली पेड एक्ट्रेस रही वो। वैसे इन्होंने शुरुआत अपनी लाहौर में की थी। देश के
विभाजन के बाद वे मुंबई आ गई थीं, जहां उन्हें रूप के शौरी साहब ने पहले रिकमेंड किया, उसके बाद चंद्रमोहन जी ने रिकमेंड किया। और अमर जी, मनोरमा जी ने लगभग 6 दशकों तक फिल्मों में काम किया। उनकी जो आखिरी फिल्म थी वो थी दीपा मेहता की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म वाटर, जो 2005 में आई थी। और उसमें उन्होंने अपने आम तरह के जो अभिनय वो किया करते थे उससे बिल्कुल अलग रोल बहुत किया गंभीर अभिनय था और उसको देखकर दर्शकों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये वही मनोरमा है। जी, ये होती है किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री की खासियत। 16 अगस्त उनकी जन्मतिथि है और उनकी एक रिकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं इस बुलंद शख्सियत और बड़ी ही बुलंद आवाज की कलाकार मनोरमा जी की ये रिकॉर्डिंग। मनोरमा की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद मिले। आप लोगों को शायद ये नहीं मालूम होगा कि मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी लाहौर में 1940 में शुरू की और मेरी पहली पिक्चर खजांची थी और उसके बाद मैंने बहुत सी फिल्मों में हीरोइन का काम किया और बहुत सालों तक करती रही। लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से देश का बंटवारा हो गया, हम आजाद हो गए। इस आजादी की जो कीमत हमने चुकाई है, इसके लिए जो कुर्बानियां देशवासियों ने दी, उसका अंदाजा वही लगा सकता है जिसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो। इतनी कीमती आजादी को हम अपने आपसी झगड़ों और मतभेदों के कारण खोएंगे नहीं। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, हमने ये नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, हमने ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां, सीनों पे अपने गोलियां। कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। मैं फिल्मों में कैसे आई, ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है। तो बात ये है कि मुझे बचपन से नाच गाने का शौक था। मैंने कथक नाच की बाकायदा तालीम ली थी और एक बार मुझे स्टेज पर देखकर फिल्म प्रोड्यूसर मेरे घर आए और मुझे फिल्म में काम करने को कहा और बस मैंने हाँ कर दी। जब हम लाहौर से बंबई आए तो यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री ने हमें हाथों हाथ लिया। बहुत सी फिल्मों में काम मिला। उस जमाने को जब मैं याद करती हूँ तो अजीब सा लगता है। हम यानी मैं, दिलीप कुमार, नरगिस, कामनी कौशल, सब लोग लोकल ट्रेन में अपने अपने स्टूडियो काम पर जाते। रास्ते में खूब गपशप होती। जब जिसका स्टेशन आता वो उतर जाता। नरगिस से मेरा बहुत प्यार था, हम बहनों की तरह थे। आज वो नहीं है पर उनकी याद दिल में वैसे ही बनी हुई है। प्राण साहब जब लाहौर में थे तो हीरो का रोल करते थे। उनकी फिल्म खानदान के बाद न जाने कितनी लड़कियां उनके ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगाकर खड़ी रहती थी। लेकिन जब वो बंबई आए तो विलन बन गए। लड़कियां उनसे दूर भागने लगी। मुझे उन्हें विलन के रूप में देखकर बहुत बुरा लगता था। उस दिन मुझे बेहद खुशी हुई जब मैंने उन्हें फिल्म उपकार में एक भले और नेक इंसान के रूप में देखा। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।
मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। फिल्मों में भला या बुरा बनना कलाकार के हाथ में नहीं होता, ये तो जनता के हाथ में होता है, या फिर डायरेक्टर के हाथ में। जनता कलाकार को जिस रूप में पसंद कर ले, बस वही रूप उसे भरना पड़ता है। प्राण साहब की बात मैंने कही, पर खुद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने बहुत सी फिल्मों में जालिम सास का पार्ट किया, बहुओं को खूब पीटा, कोसा, गालियां दी। सच कहती हूँ, एक ऐसा वक्त भी आया था कि लोग मुझे देखकर गालियां देने लगते थे। पर खैर, ये तो सब कलाकार की जिंदगी के मुख्तलिफ रंग हैं। आज के जाने माने कलाकार अमिताभ बच्चन की शुरू के जमाने की एक फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा, इसमें मैं भी थी। इस फिल्म की आउटडोर शूटिंग जंगलों में होती थी। मैं अक्सर देखती थी, जब भी उसका काम नहीं होता था तो वो गाड़ी में बैठकर गीत सुना करता था। मैं भी उसके पास जाकर बैठ जाती, उससे बातचीत होती। वो मुझे मामा कहता है, कहा करता, मामा मैं बहुत खुश हूँ, जो मैंने चाहा भगवान ने मुझे दिया। मैंने कार खरीद ली, फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। मैंने कहा, बेटा तुम मेहनत और शौक से काम करते हो, अभी बहुत आगे जाओगे। और मुझे खुशी है कि आज वो सुपरस्टार है। इससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि वो मुझे अब भी उसी प्यार और मोहब्बत से मिलता है। आपको शायद मालूम होगा या नहीं कि हम फिल्मी कलाकारों को कभी कभी मौत का सामना भी करना पड़ जाता है। मैं एक पिक्चर में काम कर रही थी। उस पिक्चर में सीन ये था कि विलन के पीछे हमारी गाड़ी चेज कर रही है। कार बहुत तेजी से जा रही थी और एकदम इत्तेफाक से मेरी तरफ का दरवाजा खुल गया और मैं लुढ़कती हुई जाके फुटपाथ से टकराई और थोड़ी देर के लिए तो मैं बेहोश हो गई। खैर फिर होश में आ गई। शुक्र है भगवान का, ज्यादा चोटें नहीं लगी। जिंदगी में हादसे तो होते ही रहते हैं। मैंने फिल्मों में पहले हीरोइन का रोल किया, फिर वैम्प बनी, उसके बाद कॉमेडी रोल्स मिलने लगे। कॉमेडी में मैंने सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया। आपने मुझे बहुत सी फिल्मों में महमूद के साथ देखा होगा। वैसे मेरा उनका फिल्मी रिश्ता कुछ भी रहे, फिल्मों में चाहे हम प्यार करें या लड़ें झगड़ें, पर हमारा जाती रिश्ता बड़ा अजीब है। मैं उन्हें अंकल कहती हूँ, वो मुझे बेबी बुलाते हैं। ये रिश्ता पिछले 35 साल से चला आ रहा है। वो बहुत बाकमाल कलाकार हैं। लीजिए उनकी एक फिल्म पड़ोसन का एक गीत सुनिए। एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात। अरे चतुर नार करके सिंगार, परसा कर चतुर नार करके सिंगार। थम अयो थम, अरे थम 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 रोक। नम 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 बला 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 रे, बला 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 रे, बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात। अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। मनीषा जी, मनोरमा जी की बातों के बाद ये भी बता दूं कि मनोरमा जी का निधन हमारे इस विविध भारती के स्टूडियो से थोड़ी सी दूरी पर जो एक जगह है चारको,
वहाँ हुआ। वहीं हुआ 15 फरवरी 2008 को। एक बहुत ही जीवंत अभिनेत्री की जब हम बात कर रहे हैं, तब मेरी यादों में एक ऐसे अभिनेता छाए हुए हैं जिनकी शख्सियत को लेकर मैं क्या कहूँ, बस ये कहूँगी कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। तो अब आपने तो पहले ही एकदम मतलब फिनाले की तरफ बात कर दी और ये भी बता दिया अभिनेता, तो जाहिर सी बात है कि हम बात करने वाले हैं शम्मी कपूर साहब की। और अब शम्मी कपूर साहब की बात करते समय बड़ी मुश्किल हो जाती है कि किस बारे में बात करें। शमशेर राज कपूर साहब जो पृथ्वीराज कपूर जी की संतान थे और उनके रक्त में ही प्रवाहित होता था अभिनय, जैसी उनकी पूरी देह ही अभिनय और डांस के लिए बनी थी। ऐसा कहते हैं कि शम्मी जी ने कभी भी कोरियोग्राफर को यूज नहीं किया जी। उनके साथ काम करने वाली कई अभिनेत्रियों ने ये बताया कि शम्मी जी बस रिकॉर्डिंग के टाइम ही पूरा गाना जब भी रिकॉर्ड होता था तो सारे गाने को अपने हिसाब से वो बीच बीच में जो भी चेंजेस होते थे वो करवा लेते थे और कभी कोरियोग्राफर वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता था। शम्मी जी के नस नस में लय, ताल सब कुछ था, अभिनय सब कुछ था, चाहे वो याहू वाला रोल कर रहे हो या ब्रह्मचारी का रोल कर रहे हो। छोटे बच्चों को सुलाते हुए वो गीत आपको याद आता है, मैं गाऊं तुम सो जाओ। कितना गंभीर अभिनय, कितनी सुंदर शख्सियत, यानी कुल मिलाकर जैसे कहते हैं कि भगवान ने उनको बहुत सारी चीजों से नवाज दिया। अब यहाँ एक बात का जिक्र करते हैं मनीषा जी, वैसे तो शम्मी कपूर साहब की फिल्मों में शंकर जयकिशन ही म्यूजिक दिया करते थे और शम्मी जी की फिल्में म्यूजिकल फिल्में होती थी, डांस होता था, म्यूजिक होता था, लगभग सभी गाने हिट होते थे। और नासिर हुसैन साहब की फिल्मों में शम्मी कपूर हीरो होते थे, बिल्कुल। संगीत शंकर जयकिशन का होता था। ओपी नैयर ने भी बहुत सी फिल्मों में संगीत दिया है। और जब नासिर हुसैन साहब ने एक बार शम्मी जी से कहा कि भाई मैं अभी जो फिल्म बना रहा हूँ इसमें मैं एक नए लड़के को ब्रेक देना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कौन है वो लड़का? बोले मैं बुलवाता हूँ, उससे आप मिल लेना। शम्मी जी सचिन देव बर्मन को तो जानते ही थे, सचिन दा को। पंचम आए उनसे मिलने, हाँ तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है कुछ सुनाओ। पंचम ने जैसे ही धुन सुनाई उन्होंने उस धुन का अगला भाग जो था अंतरा जैसा वो गुनगुना दिया। क्या बात है। तो बोले भैया ये जो तुम सुना रहे हो जी, जी, जी। ये तो एक फोक है, क्या बात उसकी धुन है ये, बिल्कुल। जाओ दूसरा कुछ बना के लाओ। फिर पंचम वापस गए, दोबारा दूसरी नई धुनों के साथ आए और वो जो धुन उन्होंने अपने तरीके से मॉडिफाई करना जिसको किए थे उसको सुनाया और वो धुन थी दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। क्या बात है। ऐसी ऐसी यादें हैं इन कलाकारों के साथ और ऐसे ऐसे किस्से जुड़े हुए। श्रोताओ, शम्मी कपूर जी हम सब जानते हैं कि पृथ्वीराज कपूर जी की संतान थे, अत्यंत प्रतिभाशाली कलाकार। इनके बारे में क्या बोले। इनकी धर्मपत्नी थी गीता बाली, वो भी बहुत प्रतिभाशाली अभिनेत्री। हम आपको एक रिकॉर्डिंग सुनवा रहे हैं और इस रिकॉर्डिंग में उन्होंने बहुत ही जज्बाती तरीके से अपनी पत्नी गीता बाली जी को भी याद किया है और शम्मी कपूर जी से बातचीत की निम्मी मिश्रा जी ने। श्रोता, हम ये भी बताना चाहेंगे कि शम्मी कपूर साहब के बंगले पर जाकर इस रिकॉर्डिंग को किया था हमारी विविध भारती की टीम ने और प्रोड्यूसर थी कल्पना शेट्टी। तो आइए सुनते हैं एक लंबे रिकॉर्डिंग का संपादित अंश। जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम हैं राजकुमार। जाने वाले। आपने कहीं गाना भी गाया था, तो वो क्या सिलसिला हुआ, कैसे आपको गाने का मौका मिला? गाना था जीवन ज्योति में, बर्मन बाबू एस.डी. बर्मन म्यूजिक डायरेक्टर थे। साहिर साहब ने लिखा था और वो लड़की प्रेग्नेंट है, उसकी बीवी, और वो उस बच्चे के लिए गा रही है जो आने वाला है। तस्वीरें बनती हैं
रिकॉर्डिंग में, मैं 20 साल की उम्र थी मेरी साहब, और मैं अपना रिकॉर्डिंग, मेरी पहली सब पिक्चर थी, रिकॉर्डिंग पे पहुंचा हुआ, बैठा हुआ, जैसे गेस्ट आमतौर होते हैं आजकल, लता जी के गाने या रफ़ी साहब के गाने के लिए पहुंच जाते हैं, मैं भी पहुंचा हुआ था। तो जिस आदमी ने वो मेल पोर्शन गाना था साहब, वो नहीं पहुंचे। तो वरुण बाबू टर्न टू मी एंड सेड, शमी तू गाता है ना, एक लाइन है, गा देना। मुझे तो मेरी आंखें खुल गई साहब, क्यों नहीं गाऊंगा, अरे आपको तारीफ सही। और मेरी जिंदगी का वो पहला और आखिरी गाना था, उसके बाद मैंने वो हरकत नहीं फरमाई। ममता की बाहों में, जीवन की राहों में कोई आने वाला है, तस्वीरें बनती हैं। फिल्मों के लिए गाना बड़ा एक प्रोफेशनल काम है। इट इज नॉट अ क्या आप उठे बैठे 2 हरकतें फरमा दी, आहा आहा कर दिया और चले आए, नहीं, इट्स अ वेरी वेरी प्रोफेशनल जॉब। रफ़ी साहब वगैरह ये ऐसे नहीं रफ़ी साहब बन गए हैं, उसके बाद पीछे प्रेरणा है, उसके पीछे बहुत मेहनत है, एंड दे हैव वर्क देमसेल्व्स टू अ पिच टू कम अप एंड सिंग सॉन्ग्स द वे दे हैव सung। खैर मेरी अपनी दास्तान जो ये है कि उसके बाद वो मेरा आखिरी, और दरअसल देखिए वो मेरा आखिरी गाना ही नहीं था गाने का, मेरा आखिरी एसोसिएशन भी था वरुण बाबू के साथ। वो उसके बाद एस.टी. बर्मन ने मेरे लिए म्यूजिक नहीं दिया कभी, तो होता है ऐसा। जहाँ तक हमारी जानकारी है, आप फर्स्ट इंटरनेट यूजर हैं, है ना? I was very fortunate that I was associated with certain people at a certain time। जब ये टेक्नोलॉजी आई तो लोगों को मालूम नहीं था कि यह है क्या, एंड मुझे मालूम था, बिकॉज मैं ऑलरेडी मेंबर था, मैं ऑलरेडी नेट पे था। हिंदुस्तान को BSNL ने दिया नेट 95 में, मैं 91 में चला गया था। मैं ई वर्ल्ड का मेंबर हूँ अमेरिका में, वहाँ नेट पे क्या होता वगैरह मैं वो देखता था, तो इसलिए वो सब कुछ बाय द टाइम इट केम हियर आई, फिर हमने टू मेक पीपल क्रिएट अवेयरनेस, सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, हमने ICU बनाया था, इंटरनेट यूजर्स क्लब, जी जी, उसका मैं चेयरमैन थे आप। और ये एक अच्छी हॉबी रही मेरी, जिसने बड़ा अच्छा साथ दिया मेरा। अभी भी मेरे इसके ऊपर 4 हार्ड डिस्क हैं, ओवर 2000 गीगाबाइट्स है, वो सब है मेरे पास। बहुत आसान है चिलमन से लगकर मुस्कुराना, बहुत मुश्किल है आकर सामने नजरें जी नजरें मिलाना। मैं एक गाना देना चाहता था मैटर ऑफ जी, लेकिन वो उस आदमी ने सुहाग राग पिक्चर थी गीता की, रूम झूम मतवारे बादल छा गए, रूम झूम मतवारे बादल छा गए, बलम जी थोड़ी याद दिला गए, कोयलिया सावन के दिन आ गए। झूम झूम मतवारे बादल छा गए, झूम झूम मतवारे बादल छा गए, बलम जी थोड़ी याद दिला गए, बलम जी थोड़ी याद दिला गए, कोयलिया सावन के दिन आ गए, कोयलिया सावन के दिन आ गए, झूम झूम मतवारे बादल छा गए, झूम झूम मतवारे बादल छा गए। झूम झूम बहुत म्यूजिक था ये। गीता जी के साथ आपने फिल्म नहीं की कोई? मैंने 3-4 फिल्में की। कौन कौन सी थी? कॉफी हाउस थी। हाँ, कॉफी हाउस। मिस कोको कोला थी, मिस कोको कोला का प्रिंट नहीं मिला। मिस कोको कोला थी, मोहर पिक्चर थी। मोहर थी जी, वो मदन मोहन का म्यूजिक था जी हाँ। और रंगीन रातें में उसने कैमियो रोल किया था अपने जी। तभी आपकी शादी हुई जब कॉफी हाउस रंगीन रात, और वो भी एक खास यादगार घटना है शादी। फटाफट आज शादी करनी है, ये बाणगंगा में शादी की। इंतजार किया था मंदिर खुलने का। अच्छा, आप पढ़ चुके हैं सब कुछ वहाँ पे। दिस इज द टेक्नोलॉजी, इट रीचेस आउट टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे सजा के लाई, बिल्कुल पिलर ऑफ स्ट्रेंथ गीता बाली जी। Yes, strong person. It's pity a person that strong should go like that. She's very strong. She gave me a lot of. तुम सा नहीं देखा कि रिलीज पे
हम दिल्ली गए हुए थे, तो एम्बेसडर होटल उस वक्त सबसे बड़ा होटल था। रात को 11-12 बजे खाना वाना खा के गीता और मैं दोनों बाहर बैठे हुए थे स्टेयर्स में, और मैंने कहा कि ये पिक्चर अगर नहीं चली, अब क्या करूँगा मैं बता देता हूँ। बिकॉज आई ट्राइड वेरी हार्ड, और मेरा ये था कि तुमसा नहीं देखा, नहीं चली तो, बिकॉज उसमें मैंने सारा कुछ बदल कर अपनी सारा निचोड़ डाल दिया था। एंड शी न्यू आई वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। मैंने कहा मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, मैं कहीं आसाम में चला जाऊंगा, घोड़े पे बैठ कर अपना टी एस्टेट में मैनेजर बन जाएंगे, अपने हिप फ्लास्क रखेंगे और एक हाथ में चाबुक होगी, लड़कियों करके पत्ते चुनो और तुम चलोगी। कि हाँ मैं चलूंगी जरूर, लेकिन गुंजाइश नहीं होगी और ना जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यू हैव बीन वेरी गुड इन दिस पिक्चर एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। मतलब विश्वास था आपके जो मेहनत थी उसमें। बिल्कुल, नहीं तो जरा सोचिए एक आदमी आज एक घोड़ा ना से टट्टू ही होगा तो चला जा रहा है, हाथ में बोतल है, हाथ में चाबुक, खुद किसी को मार नहीं सकता, अपने आप को ही मार रहा है, वो शम्मी कपूर है। नहीं, ऐसी गुंजाइश नहीं थी। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फ़े है या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी क़ज़ा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा। तीसरी मंजिल फिल्म के गाने बहुत ही मशहूर हुए, तो वो फिल्म की जब शूटिंग हो रही थी और जब उन गानों की सेटिंग हुई थी, तब आपने कैसा महसूस किया था उस वक्त आर डी बर्मन साहब के साथ? नासिर मेरा बड़ा करीब और जिगरी दोस्त, उसकी पहली पिक्चर डायरेक्शन की थी तुम सा नहीं देखा, जिसका मैं हीरो था। उसकी दूसरी पिक्चर में भी मैं हीरो था, दिल दे के देखो। फिर उसने देवानंद को ले लिया, जब प्यार किसी से होता है, वो बहुत ही बढ़िया म्यूजिक था उस पिक्चर का भी। और सुबोध मुखर्जी जिसकी पिक्चरों में देवानंद हुआ करता था हमेशा, उसने शम्मी कपूर को ले लिया, उसने जंगली बनाई, उसने वो बनाई। खैर एक अरसे के बाद फिर हम लोग दोनों जब साथ आए, नासिर और मैं, उसने कहा जब तीसरी मंजिल के लिए, तो उसने मुझे कहा कि शम्मी लेट अस टेक अ न्यू म्यूजिक डायरेक्टर। मैंने कहा अच्छा हो जाए, कहे म्यूजिक का मुझे भी शौक है, तुझे भी शौक है, तो व्हाई शुड वी टेक शंकर जयकिशन ओनली। मैं हंसने लगा, तो देवानंद के लिए तो शंकर जयकिशन लेता, मेरे लिए यू वांट अ न्यू बॉय, बट नेवर माइंड, यस वी विल ट्राई अ न्यू बॉय। कौन? आर डी बर्मन। आई सेड आई नो आर डी। ओ ही वांट्स टू गिव यू अ ट्रायल, जैसे होता है, कुछ ट्यूने हैं सुनाना चाहते हैं। नेक्स्ट डे आई केम बैक फ्रॉम शूटिंग, आई हैड माय बाथ एट नासिर's प्लेस, बैठे और नासिर में दोनों की विस्की पिए और सामने आर डी बर्मन बैठे। मैं कहा हाँ पंचम हो जाए बेटा, लेट अस हियर। तो पंचम ने गाना शुरू किया, दीवाना मुझसे नहीं इस मंजिल के हीचे, और मैंने वो गाना खत्म किया, हे कंचा मालाई सुनको तारा कसई दियोना तारा मत तेरे होई ना जनपनी कसई दियोना। वो पागल हो गया, वो बातें छोड़ के भाग गया वहां से। कहता मैं इस आदमी के सामने म्यूजिक नहीं दूं, क्योंकि मैं, उसने भी ये ट्यून दार्जिलिंग से लाया, मैंने भी ये गाना दार्जिलिंग में सुना था, वो मुझे याद रह गया था। और वो गाना था दीवाना, दीवाना मुझसा नहीं, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दुश्मन को जब से प्यार के काबिल,
कोई चलना यूं ही आंखें मीचे, दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। इस पिक्चर का जो पहला गाना हम पिक्चराइज कर रहे थे वो था ओ हसीनो जुल्फों वाली, और वो गाना खत्म किया ही था कि माय वाइफ फेल सिक, गीता शी फेल सिक, तो मैं फिर घर चला आया था यहाँ पे एंड शी डाइड। सो पिक्चर रुक गई, शूटिंग रुक गई, वो सेट उसने नासिर ने वहीं का वहीं रखा महबूब स्टूडियो में 3 महीने तक, और 3 महीने तक मैंने शूटिंग नहीं की। I couldn't, I was in no condition, no state. लेकिन जब मैं ठीक हो गया, थोड़ा सा इस काबिल रहा कि मैं शूटिंग कर सकूं, तो I started shooting with Nasir on the same set for that song, तुमने मुझे देखा, तुमने मुझे देखा, होकर मेहरबान रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा, होकर मेहरबान रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। रफ़ी साहब ने मेरे लिए बहुत, मैं मतलब मेरी आवाज़ है, मैं समझता हूँ कि रफ़ी साहब ना होते तो मैं इनकम्प्लीट था, और उनके साथ होने से मेरी तस्वीर पूरी हो गई। उन्होंने मुझे स्टाइल दिया। रफ़ी साहब इज वेरी गुड सिंगर, क्लासिकल सिंगर हैं, मधुबन में क्या क्या गाने गाए उन्होंने, और क्या उनकी पिच है, लेकिन एक स्टाइल जो है वो नैयर ने दिया, जहाँ वो खींचते थे आवाज़ का, वो ये सब नैयर ने दिया था उनको, एंड रफ़ी साहब यूज्ड ऑल दैट फॉर मी ब्यूटीफुली, और ही वाज वेरी रिसेप्टिव टू कि मैं जिस तरह से चाहता था। जैसे मसलन में मेरे गाने के लिए, मैं खैर बहुत सारे गाने के लिए यहाँ नहीं था, मैं पेरिस में था, और मेरे गाना उन्होंने मेरी गैर हाजिरी में रिकॉर्ड किया, और जब मैंने वो गाना सुना मैं तो बिल्कुल दंग रह गया कि ये ऐसे कैसे उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। और जब मेरी मुलाकात हुई उनसे, जब मैं वापस आया, तो मैं रफ़ी साहब ये आपने ये गाना इस तरह से कैसे गा दिया, मुझे जैसे चाहिए था, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही आपने गाया ये गाना, ये बताइए कैसे। कहते यार पापा, मैंने बस ये सोचा कि शम्मी कपूर यहाँ पे की करेगा, वो शम्मी कपूर हाथ ऐसे फैलाएगा, वो शम्मी कपूर टंग ऐसे फैलाएगा, शम्मी कपूर तो तले इंज करके गिर जाएगा, फिर 2 रोटियां खाएगा, तो मैं वैसे ही गाना गाता रहा। आप यकीन कीजिएगा, दिस इज अनकैनी, वेरी अनकैनी, के जिस तरीके से मैं सोचूं उस तरीके से वो आदमी ही इज एक्टिंग द होल सॉन्ग आउट, एंड दैट सॉन्ग वाज आसमान से आया फरिश्ता। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे, यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे, कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे, कहो प्यार है तुमसे, कहो ना, वो जाना कहो प्यार है तुमसे, है, कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। और साहब उनका गाना है जो, हाँ वो गाना भी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। वो है पगला कहीं का, एक पिक्चर थी, हाँ पगला कहीं, और उसका गाना है कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत
संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, रफी साहब का गाना है। लेकिन इस गाने को सुनते हुए जहां रफी साहब याद आते हैं, जहां उनको कभी हम नहीं भुला सकते, वहीं शम्मी कपूर, उनकी अदाकारी को, मतलब एक अलग तरह का इंसान, एक अलग तरह की अदाकारी के साथ पर्दे पर नजर आता रहा और उनकी फिल्मों के जरिए वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से शम्मी जी, हम आपको भुला नहीं पाएंगे। अमर जी, वाकई इन कलाकारों को भुला पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में रंग भरते हैं, हमारे आपके सुख दुख के साथी होते हैं। तो अब अगली विविधा की भी तो तैयारी करनी है, तो चलें आज अपने श्रोताओं से इजाजत लें। सभी को मनीषा जैन और अमरकांत का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।